हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर आपके पास 2014 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, मेंसुरेशन 3D के। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है कि एक सिलेंडर जो है उसके अंदर एक स्फीयर बना हुआ है। एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर है, वो पूरी तरह से उसके अंदर फिट है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम के साथ रेशो पूछा गया क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं रेड कलर से लाइन बना रहा हूँ, डॉटेड लाइन, ये सिलेंडर की भी रेडियस है। और इसी लाइन की अगर मैं बात करूं तो इतनी ही रेडियस हमारे पास स्फीयर की है। मतलब सिलेंडर की रेडियस और स्फीयर की रेडियस जो है वो हमारे पास इक्वल है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं इस पूरी हाइट की बात करूँगा तो ये मेरे पास सिलेंडर की हाइट है। और यही सिलेंडर की हाइट जो है, अगर इसको मैं एच बोलता हूँ, तो यही सिलेंडर की हाइट ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है, स्फीयर की रेडियस की ट्वाइस। अब मेरे से पूछा गया है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका रेशो बताओ स्फीयर के वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब के साथ रेशो बताना है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर यहाँ पुट कर दो तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। एच की जगह वैल्यू पुट कर दो 2r, अपॉन में आ जाएगा 4/3 आर क्यूब। ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/8। और 6/8 का मतलब 6/4 आएगा, सॉरी 6/4। और 6/4 का मतलब 3/2 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरीके से सिलेंडर के अंदर स्फीयर था। बाकी इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन को गौर से देखें तो सिलेंडर के अंदर स्फीयर रखा गया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, स्फीयर का वॉल्यूम कम ही होगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बाकी में सिलेंडर का वॉल्यूम कम दे रखा है, स्फीयर का ज़्यादा दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि 3 क्वेश्चन का है, और उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ डॉटेड कलर की, डॉटेड लाइनों से, डॉटेड रेड कलर की लाइनों से। आप देखेंगे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है आपको। और उसने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनस 25 है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो है वो आपके पास 25 है, 25 मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर मुझे पता है कि दोनों लेग्स का रेशो अगर 3:4 है, 3:4 है, तो ये अपने आप ही पाइथागोरस ट्रिपलेट हम देख ही पा रहे हैं कि 3 और 4 का ट्रिपलेट जो होता है वो 5 के साथ होता है। लेकिन 5 की वैल्यू उसने 25 बोल ली है, तो इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो। इसको इंटू 5 करोगे तो 15, इसको इंटू 5 करोगे तो 20। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस हाइट को मैं 20 बोलता हूँ तो बेस मेरा 15 हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है वो आपके पास 20 आ जाएगी, और जो बेस है वो मेरे पास 15 आ जाएगा, और जो हाइपोटेनस है वो अपने पास 25 है। तो कुछ इस तरीके की फिगर जो थी वो हमारे पास इस क्वेश्चन में थी। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। डबल कोन मतलब आपको ये वाला अगर डबल कोन दिखाई दे रहा हो, कौन सा डबल कोन, आप इस सर्कल को देख पा रहे हैं, ये वाला सर्कल जो आपके पास है, इससे देखो एक उल्टा कोण ये नीचे बना हुआ दिख रहा है, ठीक बात है। और एक आपको ऊपर दिख रहा है, क्योंकि उसने बोला है रिवॉल्व करने की बात कर रहा है। तो जब आप इस परपेंडिकुलर जो कि 20 मीटर हाइट है उसको अगर रिवॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो कोण बना है ये वाला कोण बनेगा। मतलब जो जिसका ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण कब बनेगा, जब आपके पास 20 जो है वो हाइट का काम करे और 15 जो है वो रेडियस का काम करे। उसके बाद ये ब्लू वाला कोण कब बनेगा, जिसका ये ब्लू सर्कल बन रहा है जिसके बेस में, जिसके लिए 15 जो है वो हाइट का काम करे और 20 जो है वो बेस का काम करे। उस केस में आपका ब्लू वाला सर्कल बनेगा। उसके बाद ये जो आपका ये येलोइश कलर जो है, इस टाइप का ये सर्कल कब बनेगा, ये सर्कल तब बनेगा जब ये 25 जो है इसका कुछ पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक
उस कोन की हाइट का काम करे, और ये ब्लैक कलर से जो मैं डॉटेड लाइनें बना रहा हूँ ये इस कोन की रेडियस का काम करेगा। तो चाहे आपका कोण ऊपर की ओर है, चाहे यहाँ से कोण आपका ये नीचे वाला है, रेडियस तो आपके पास यही रहेगी। और ये रेडियस कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि रेडियस जो होती है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। और राइट एंगल ट्रायंगल की आप वो प्रॉपर्टी तो जानते ही होंगे कि अगर यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री एंगल फेंका जाए, ये ए बी ए सी है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पी है, तो हम जानते हैं ए बी इक्वल टू सी पी होता है। तो ए बी इक्वल टू सी पी के कंसेप्ट से आपके पास ये डॉटेड लाइन वाली जो रेडियस है ये आ जाएगी। तो ये देख लेते हैं कितनी आएगी। तो 20 इंटू में 15 इक्वल टू 25 इंटू में पी आ जाएगा। 5 से इसको काटा 3 बार और 5 से ही इसको काटा 4 बार, तो पी की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। ये मेरे पास हो जाएगी 12। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर ये 12 है ये 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये अपने आप ही 16 हो जाएगी। और टोटल अगर मेरे पास 25 है, 25 में से 16 वो ले गया, तो पीछे मेरे पास ये 9 बच गई। तो मेरे पास यहाँ पर सारी डायमेंशन आ चुकी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। ये जो डबल कोन बना है इसका वॉल्यूम पूछा है। तो डबल कोन के ऊपर का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर का स्केयर जो कि 12 का स्केयर होएगा इंटू एच जो कि 16 आएगा, प्लस ये जो नीचे उल्टा कोण बना है इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर का स्केयर, आर वही 12 का स्केयर है एच की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो 1/3 पाई 12 का स्केयर कॉमन आ गया, पीछे बचा मेरे पास 16 + 9, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 और 16 और 9 आपके पास हो जाएगा 25। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारे पास कोन का जो है वॉल्यूम आ जाएगा कितना होएगा। तो 22 कहता पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है उसने बोला है, तो पाई की वैल्यू 22/7 की बजाय हम 3.14 ही लेते हैं, कुछ ऐसा। तो 3 से इसको काटा 4 बार, ठीक बात है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 इंटू 4 हो गया 100। 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, और 314 इंटू 12 कर लो, आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 4 48, 4 बचा, 12 और 4 16, 1 बचा, 36 और 1 37 बचा। तो मेरे पास आंसर आएगा 3768। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। तो डबल कोन का सरफेस एरिया पूछा है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने हैं अपने को। ये जो सीधा कोण है इसका भी कर्व सरफेस एरिया, जो उल्टा कोण है इसका भी कर्व सरफेस एरिया। जो ये सीधा कोण है इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस तो 12 ही है, स्लैंट हाइट 20 जो है वो स्लैंट हाइट का काम करेगी 20, ये भी 20 है ये भी 20 है, तो इस कोण की 20 जो है स्लैंट हाइट का काम करेगी, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया नीचे वाले कोण का, इसके लिए 15 जो है ये 15 स्लैंट हाइट का काम करेगी, ये भी 15 ये भी 15। तो पाई इंटू आर इंटू एल, इसको सोल्व करना है। तो पाई की वैल्यू 3.14, 12 दोनों में कॉमन आ गया, पीछे बचा 20 + 15, और 20 + 15 आपके पास हो जाएगा 35। हमने बस इसको मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि इनमें से कौन सा अपना आंसर ठीक रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 35 इंटू 12 कर देते हैं। तो 3.14 इंटू 35 इंटू 12 हो जाएगा 420। 420 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो ये हो जाएगा 314। इसको मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो 8 2 6 इंटू 6 5 12, तो ये आ जाएगा ऐड करने पर 8 8 1 3 1, ठीक बात है। तो इसको सोल्व करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 1318.8, जो कि आपके पास डी ऑप्शन गिवन है। तो ये 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ, 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, और दोनों क्वेश्चनों के अंदर इस डबल कोण की बात की गई है जो हाइपोटेनस को रिवॉल्व करके बना है। चलो तीसरे क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कहता है वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड व्हेन द ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स लॉन्गर लेग इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड व्हेन द ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट शॉर्ट लेग। कहने का मतलब ये हुआ, कहता है ये जो आपका ब्लू वाला सर्कल दिख रहा है ये वाला, इसको बेस मानकर जो कोण बनेगा, और जो रेड वाला सर्कल दिख रहा है इसको बेस मानकर जो कोण बनेगा, कहता है दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा।
अगर मैं रेड वाले का वॉल्यूम देखूं, ये तो होता है 1/3 पाई आर का स्केयर। आर इसका काम यहाँ पर 15 कर रहा है, 15 का स्केयर इंटू एच, एच का काम कर रहा है 20। अगर इसके वॉल्यूम का बात करूं, इस सर्कल वाले वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो इसका वॉल्यूम आपके पास आएगा 1/3 पाई आर का स्केयर मतलब 20 का स्केयर इंटू एच मतलब 15। क्या ये दोनों वैल्यू सेम? आप इन दोनों वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बन गया 15 का स्केयर इंटू 20, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 225 इंटू 20, और 225 का डबल होता है 450। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 15 इंटू, ये लगभग 600 की बात हो रही है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन करके क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये दोनों आंसर कभी सेम ऐसे आते नहीं है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को भी अपने देख लेते हैं। द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन जनरेटेड व्हेन द ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट लॉन्गर लेग एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन जनरेटेड व्हेन द ट्रायंगल इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स शॉर्टर लेग इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। ये चेक कर लेते हैं, कहता है क्या ये डबल कोन के वॉल्यूम के बराबर है। तो डबल कोन का वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि डबल कोन का वॉल्यूम अभी हमने निकाला है, ये 3768 आया था। अब मुझे चेक करना है कि क्या इन दोनों का सम जो है, क्या ये भी 3768 आता है, ये अपने को चेक करना है। तो 1/3 पाई और 15 का स्केयर इंटू 20 प्लस 1/3 पाई 20 का स्केयर इंटू में 15, इसको सोल्व करना है, देखते हैं क्या आता है। तो 1/3 पाई कॉमन आ गया, एक बार 15 भी कॉमन आ गया और एक बार 20 भी कॉमन आ गया, तो इसके पास सिर्फ 15 बचा, इसके पास सिर्फ 20 बचा। चेक करना है क्या ये बराबर आएगा। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 300, और ये मेरे पास आ गया 35। जीरो से जीरो कट गई, 2 जीरो से बन गया 314, और 314 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 4 140, 35 और 14 49, पीछे बचा में 4, 35 इंटू 3 105 और 4 109। क्या ये वाला वॉल्यूम और जो हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला था, क्या वो वॉल्यूम बराबर है? नहीं, दोनों वॉल्यूम अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के गलत रहेंगे। डी ऑप्शन अपने पास इसका आंसर रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चनों का पैराग्राफ था, और 3 क्वेश्चनों के पैराग्राफ का ये हमने तीसरा क्वेश्चन किया है। तो अभी तक 2014 के सेकंड पेपर के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन का तो ये पैराग्राफ था। बाकी इसको चेक कर लेना, आंसर तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर कोई थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आपको लगे तो आप चैट बॉक्स के अंदर बता देना। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा कि दोनों वॉल्यूम जो है वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने चलते हैं ये हमारे 5वें क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ 4 स्फीयर। आपको 4 स्फीयर दे रखे हैं। कहता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सी इज इक्वल टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए एंड बी। क्या है? सही है। तो ए का सरफेस एरिया ये, बी का सरफेस एरिया ये, और सी का सरफेस एरिया ये होता है। क्या ये दोनों बराबर है? तो 4 पाई तो कॉमन आकर कैंसिल ही हो गया, और 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर हमें पता 10 का स्केयर होता ही है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। द वॉल्यूम ऑफ डी इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस, बिल्कुल सही बात है। पहले का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई 6 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम 4/3 पाई 8 का क्यूब, तीसरे का वॉल्यूम 4/3 पाई 10 का क्यूब, और इक्वल टू में आपके पास है 4/3 पाई 12 का क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट गए, 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब 12 का क्यूब। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। The diameter of metallic sphere is 6 centimeter. The sphere is melted and drawn into a wire of uniform circular cross section. 6 सेंटीमीटर का स्फीयर था तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, रेडियस उसकी 3 हो जाएगी। इसको मेल्ट करके एक वायर बनाई गई है। इफ़ द लेंथ ऑफ वायर 36 है, व्हाट इज द रेडियस। वायर जो है वो आपके पास सिलेंड्रिकल होएगी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर, रेडियस मुझे नहीं पता उसकी क्या होगी, और उसकी हाइट उसने दे रखी है वायर की, जो लेंथ है वो 36 मीटर है। ये सेंटीमीटर में था तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में लेता हूँ, तो 36 मीटर को मैं 3600 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। पाई से पाई कट गया, 4 इंटू 27 में 3 का डिवाइड करेंगे 9, इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू में 3600। 36 से 36 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 1/100, तो आर की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर आ गई, मतलब आर की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था 2014 के सेकंड पेपर का छठा क्वेश्चन। शुरू करते हैं इसके बाद अपने सातवें क्वेश्चन की बात। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स। पहले फेस जो होता है बिल्कुल लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया आपको एक्स दिया है, फिर दूसरे फेस का 4x मतलब ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट आपको 4x दिया है, तीसरे रेक्टेंगुलर फेस मतलब हाइट इंटू लेंथ की वैल्यू आपको 9x दी है, तीन पास पास वाले रेक्टेंगल का आपको एरिया दिया था। हमें वॉल्यूम निकालना है तो तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर 36 इंटू में एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो एल बी एच की वैल्यू 6 इंटू एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन इन क्यूबॉइड। ये आपके पास एक क्यूबॉइड मैंने बनाया हुआ है, इस क्यूबॉइड के अंदर कितने परपेंडिकुलर प्लेन हैं उनका आपसे पूछा गया है कि उनका, हाँ, कितने परपेंडिकुलर प्लेन है ये बताओ। तो एक इस प्लेन को मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, इस प्लेन को, तो एक प्लेन को आप ऊपर से देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से शेड किया गया है, और ये जो प्लेन को मैं शेड कर रहा हूँ ये ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ। तो क्या ये दोनों प्लेन आपके पास परपेंडिकुलर हैं, ग्रीन वाला भी और ब्लू वाला भी? तो इन दो परपेंडिकुलर प्लेन ने आपने देखा मिलकर ये लाइन बनाई है, ये लाइन, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो आपस में मिलकर ये वाली लाइन बना रहे हैं, ये वाला एक एज बना रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक एज जो होता है वो दो परपेंडिकुलर प्लेन से मिलकर बनता है, और हमें पता है क्यूबॉइड के अंदर टोटल 12 एज होते हैं, मतलब ऐसे पक्का 12 परपेंडिकुलर प्लेन के पेयर होंगे, इसलिए आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप किसी भी एक एज को पकड़ लेना, किसी भी एक एज को पकड़ लिया करना, किसी भी एक एज को, तो आप देखेंगे वो जो एज है वो दो परपेंडिकुलर प्लेन से मिलकर बना है। तो और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि ऐसे कितने पेयर होते हैं परपेंडिकुलर प्लेन्स के, तो हर एक एज जो है वो एक पेयर से बनता है, और टोटल आपको पता है 12 एज हैं, टोटल 12 पेयर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 9 के बाद ये 10वां है, 11, 12 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है हाउ मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग एनी 3 वर्टिसेज। तो तीन वर्टेक्स को मिलाकर आपके पास कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एक ब्लू कलर की इन लाइनों से एक क्यूब बनाया है, अगर आप देख पा रहे हो तो। फिर इसके जो ज़मीन के ऊपर जो ग्राउंड है अपना, जो बेस है, वहाँ पर जो स्क्वायर बना था रेड कलर का, मैंने उसका एक डायगोनल ले लिया, ठीक बात है। फिर यहाँ से ही डायगोनल रेड मैंने निकाल दिया पास वाली दीवार का, और वहाँ से उस कोने को शुरू वाले कोने से मिला दिया। मतलब अगर मैं इस क्यूब की सारी साइडें ए ले रहा हूँ ना, तो रेड कलर की जो आपको तीनों लाइनें दिखाई दे रही है, तीनों की लेंथ आपके पास √2 होएगी। आप इसको गौर से चेक करो, क्योंकि रेड कलर की जो तीनों लाइनें हैं ये कोई भी इनमें से क्यूब का डायगोनल नहीं है, ये सारी की सारी जो लाइनें हैं रेड कलर की ये फेस के डायगोनल है। ये जो नीचे √2 लिखा है ये जमीन पर जो फेस बना है ABCD, ये इसका डायगोनल है। फिर ये मेरे पास E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया, ये मेरे पास H हो गया, ठीक है। तो जो ये √2a है ये ABCD उसका डायगोनल है। फिर ये √2a है, ये आपके पास ADHE उसका डायगोनल है। फिर जो आपके पास CDHG इसका डायगोनल √2 है। तो मैंने आपको इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दिखा दिया कि इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे ब्लैक कलर की लाइनें बनाई गई है, ब्लैक कलर की लाइनों से उसी को ही जो बेस आपने पहले √2a लिया था उसी के ऊपर ही मैंने ब्लैक कलर की लाइन लगाई है, और उसी को बेस मानते हुए एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख पा रहे हो इनकी लेंथ भी √2a ही है,
√2a, 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 कुछ ऐसा, और ये भी √2a। और इस बार ये जो √2a ब्लैक कलर का डायगोनल है, ये डायगोनल BCGF का है, और ये ब्लैक कलर का जो डायगोनल है वो AEF और B का है। तो आप देखेंगे कि बेस के अंदर जो स्क्वायर बना है उसके एक डायगोनल ने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए। सेम इसी तरीके से जब यहाँ पर आप इसको बेस मानोगे तब आपके दो इक्विलेटरल ट्रायंगल फेर बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक फेस होता है ना, अगर मैं नीचे जमीन वाले फेस की बात करूं, वो चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है। दो ये वाले डायगोनल से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, दो इन डायगोनल से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। सेम यही बात ऊपर वाले फेस की हम करेंगे। फेस EHGF, इसकी बात करूंगा कि सर अगर मैं E को G से मिला दूं तो यहाँ पर इससे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। फिर कल को जब H को F से मिलाऊंगा तब आप मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल और बन जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि चार इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऊपर वाले फेस से बन सकते हैं, चार ही नीचे वाले से बन सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हर एक फेस के ऊपर इस तरीके की चार चार लाइनें बन रही है। दो तो इस तरीके से इधर डायगोनल के लॉन्ग, दो इस तरीके से इधर डायगोनल के लॉन्ग, मतलब हर एक फेस के ऊपर मुझे चार बार डायगोनल खींचने हैं, दो ऐसे और दो इस तरीके से। तो जब मैं नीचे वाले के चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूंगा और ऊपर वाले फेस के भी चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूंगा, तो आप देखेंगे कि जो बाकी जो चारों दीवारें बच गई उनके चार चार जो डायगोनल्स थे वो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। क्योंकि आप देखोगे कि जब मैंने नीचे वाले का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी तो आप BCGF, इसके अंदर ये देखो √2a वाला एक डायगोनल तो ऑलरेडी आपने कंसीडर कर ही लिया उसके अंदर। सेम इसी तरीके से √2a वाला आपने इसका डायगोनल भी ले लिया। तो जब आप ऊपर वाले के चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और नीचे वाले के भी चार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी के जो चार फेस बच गए उनके सारे के सारे जो लाइनें हैं वो ऑलरेडी उनके ट्रायंगल्स में आ चुकी है, तो उनसे कोई नया इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपका आंसर चार ये और चार ये, टोटल 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 8 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 3D के अंदर इमेजिन करने की कोशिश करना, आपको समझ आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए क्यूब? तो इसका हम आंसर जानते हैं, √3 इंटू साइड होता है क्यूब का डायगोनल, तो आपका आंसर हो जाएगा √3 इंटू में 2। बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन है। लास्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 और 12 है। A toy in the form of cone mounted on a hemisphere with same radius. The diameter of base of conical portion इतना, height इतना। ठीक है भाई, इस तरीके से कौन है, इस तरीके से हेमिस्फीयर है। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 12, तो ये 6 हो जाएगा। हाइट 8 है, ये हाइट आपको दे रखी है क्वेश्चन वाले ने 8, ये 6 है तो ये भी 6, और पाइथागोरस से ये 8 है ये 6, तो आप जानते हैं 10 हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय? तो पहले तो कौन का कर्व सरफेस एरिया πr/l प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया 2/3 πr³। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पाई आर की वैल्यू 6 है, एल की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 60। 2/3 r³ मतलब 6 का क्यूब जो कि 216 है। 300 इसको काटूंगा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 144 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 204 पाई। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, सरफेस एरिया का फॉर्मूला गलत लगा दिया। सरफेस एरिया का हम आधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो लेकिन बात यहाँ पे सरफेस एरिया की हो रही है, तो आंसर गलत आएगा ही। तो पूरा एरिया होता है 4πr², तो ये हो गया 2πr²। तो पाई तो बार कॉमन ही आ गया, 2 इंटू आर का स्केयर, आर मतलब 36, तो 36 इंटू 2 72, 72 और 60 मेरे पास हो जाएगा 132। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 132 पाई। फिर उसने पूछा वॉल्यूम बताओ कौन का, तो ऊपर वाले पूरे टॉय का वॉल्यूम, तो ऊपर वाले कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर का स्केयर इंटू एच, प्लस नीचे इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब, तो 1/3 पाई 6 का स्केयर आ गया कॉमन, पीछे बचा 1/3 पाई 6 का स्केयर कॉमन आ गया, पीछे बचा 8, 1/3 पाई 6 का स्केयर कॉमन आ गया, तो 6 इंटू 2 पीछे बचा 12, तो ये हो गया 36/3 जो कि होता है 12 पाई, और 12 पाई को मल्टीप्लाई कर देना 20 से, 240 पाई अपना आंसर आ जाएगा। तो ये थे 2040 के सेकंड पेपर के 12 के 12 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।